चलिए, नमस्ते। हम आपके सामने आशुतोष पाठक। आज जो हम लोग बात करेंगे, 2-3 टॉपिक पे बात करेंगे भारतीय संविधान से। ये 2-3 टॉपिक में सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे, देखिए जो आज हम लोग 3 टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। पहले नागरिकता पे बात करेंगे, दूसरा मौलिक अधिकार पे बात करेंगे और फिर डीपीएसपी पे बात करें और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। वैसा अगर कभी होगा कि पूरा डेप्थ में तो अलग चीज़ होगी, लेकिन आज हम लोग जो बात करेंगे एकदम टू द पॉइंट और एग्जाम के व्यू से बात करेंगे कि कम समय में भी आप कैसे इसको अच्छे से पढ़ के जा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नागरिकता की जो चर्चा जो की गई है, ये भारतीय संविधान के, ध्यान रखेंगे, भाग 2 में है और अनुच्छेद की चर्चा करेंगे तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 है। ये कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से नागरिकता की बात की गई है और हम लोग एकल नागरिकता की बात करते हैं। एकल नागरिकता की बात करते हैं। अभी चर्चा का विषय क्यों है? सीएए को लेकर चर्चा का विषय है। तो सीएए को लेकर जो चर्चा का विषय है तो उसमें देखेंगे कि आखिर ये सीएए जो है, सिटीजन ऑफ अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, ये सबको मालूम है कि ये पूरी तरह से लागू हो गया और ये 2019 के जो अधिनियम जो लाया गया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 1955 था, 2019 में इसको ये किया गया और अब पूरी तरह से ये लागू हो गया है। अच्छा, ये किसके लिए है? ध्यान रखिएगा। जो एक डाटा दिया गया था कि 31 मार्च 2014 तक जो लोग भारत में आ गए हैं, कौन आ गए हैं? ध्यान दीजिएगा। इसमें ये प्रावधान किया गया कि जो पीड़ित और शोषित की हम बात कर रहे हैं। ये कौन पीड़ित और शोषित? जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। अल्पसंख्यक यानी कहाँ के? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के 6 समुदायों, याद रखेगा, इसमें 6 समुदायों की बात की गई है। ये 6 समुदाय कौन हैं? ध्यान रखेंगे। ये 6 समुदाय कौन हैं? जो ये शोषित हैं, पीड़ित हैं, जो अल्पसंख्यक हैं। ये 3 देशों के नागरिक अगर वो चाहते हैं तो भारत में अपनी आकर नागरिकता, ठीक है, नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अब ये कौन है? ध्यान रखेंगे। इसमें देखिए जो भ्रम जो फैला जा रहे हैं कि किसी की नागरिकता समाप्त हो, वो बेतुका बात है। वैसा कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। उन लोगों के लिए जो अब जैसे अवैध रूप से रहिएगा तो भाई स्वाभाविक है कि ये तो कोई धर्मशाला नहीं है कि अवैध रूप से कोई यहाँ पे रहेगा, ठीक है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत तरह अलग तरीक़ों से म्यांमार की सीमा से आकर जो रोहिंग्या जो हैं उन पे भी, तो उस पर भी अलग तरीके से हम बात करेंगे, उस पर भी हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि मैम वो लोग, वो पता ही नहीं चलता कि कहाँ से हैं। म्यांमार बोलते हैं कि बांग्लादेश से हैं, बांग्लादेश भी उनको, और यहाँ करीब करीब उनकी संख्या जो है वो करीब लाखों में, और खासकर पूर्वोत्तर में, क्योंकि म्यांमार की सीमा से 4 राज्य जुड़े हैं, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। तो मणिपुर में इनकी संख्या करीब करीब ज़्यादा दिखाई गई है। ये एक डाटा नहीं है, अभी तक डाटा इनका नहीं है, लेकिन ठीक है। अब म्यांमार की सीमा से अभी आप देखे होंगे हाल ही में सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि जो मुक्त आवाजाही जो थी उस पूरे में बेड़ा लगा दिए जाएंगे, बाड़ लगा दिए जाएंगे। पहले 16 किलोमीटर का आवाजाही जो थी उसको भी अब समाप्त कर दिया गया। तो खैर उस पर अलग से हम बात करेंगे। तो ये कौन अल्पसंख्यक? जैसे बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी और हिंदू, ये 6 समुदायों को नागरिकता देने की बात की गई क्योंकि ये लोग यहाँ पे अल्पसंख्यक हैं। तो आपसे समुदाय पूछेगा कि कितने समुदाय? तो समुदाय कितने हैं? 6। और देश कितने हैं? 3। तो नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान में कहाँ है? ध्यान दीजिएगा। तो भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 में है और ब्रिटेन की संविधान से लिया गया है। और हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान था। पहले आप देखे होंगे कि जब तक 370 नहीं हटा था तो जम्मू कश्मीर के लोगों को 2 तरह की नागरिकता थी, एक अलग वहाँ पे प्रावधान था। लेकिन जैसे ही 5 अगस्त 2019 को 370 और 35 से हटाया गया, वहाँ भी नागरिकता का जो है पूरे जैसे भारत में लागू होता है उसी तरह वहाँ पर भी है। पहले वहाँ था क्या कि जम्मू कश्मीर के नागरिकता के साथ साथ भारत की नागरिकता, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या थी, उसको भी अब दूर कर लिया गया है। तो भारत में, ठीक है, नागरिकता का एक अलग प्रोविज़न है, आप देख ही रहे होंगे। और हम लोग उदारता के लिए जाने जाते हैं, उदार प्रवृत्ति, लेकिन अगर आप गलत कीजिएगा तो फिर हम लोग उसकी भी पूरी तरह से
आपको सजा और दंड दोनों मुख्य रूप से आपको देने का प्रावधान है, और कड़े स्टेप के साथ। तो यहाँ ध्यान देने की बात है, भारत में एकल नागरिकता है, ठीक है। सीए पे बात की है कि पीड़ित और शोषित अल्पसंख्यक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के 6 समुदाय, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और पारसी। और किसी ने ठीक ही कहा है कि भारत एक ऐसा देश है कि पूरे विश्व को एक नया देश बना सकता है। सोचने वाली बात है, आज भारत ही है जहाँ पे सभी समुदायों के लोग पूरे अच्छे तरीके से रह रहे हैं। आप और भी कहीं देख लीजिए, ऐसा कहीं नहीं है, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व को एक नए रूप में संदेश दे रहा है। तो आज हम पहला टॉपिक पे बात किए, नागरिकता। चलिए दूसरा जो टॉपिक अभी हम जो बात करने जा रहे हैं, याद रखिएगा, यहाँ तक हमको लग रहा है कहीं आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं आ रही होगी, और अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बढ़ाइए, शेयर कीजिए, ठीक है। अपने ग्रुप में और भी जो है वहाँ पे भेजिए। एकदम आराम से हम लोग को यूट्यूब पे भी पढ़ना है। चलेंगे दूसरा जो टॉपिक है, हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। सबको मालूम है मौलिक अधिकार क्या है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ये तो अधिकार सबको दिए गए हैं। देखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 3, ध्यान दीजिएगा, भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 36 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, और इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। एकदम आराम से ध्यान से सुनेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि जो मौलिक अधिकार जो यूएसए के संविधान से लिया गया, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मौलिक अधिकार के अंतर्गत। जैसे हम बात करेंगे कि ये पहले 7 था, ये पहले मौलिक अधिकार कितना था, 7 था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, याद रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार, याद रखिएगा, संपत्ति के अधिकार को यहाँ से रिमूव कर दिया गया, ठीक है। अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर क्या किया गया, एक कानूनी अधिकार प्रदान किए गए, याद रखिएगा, ठीक है। एक चीज़ को याद रखेंगे। तो अभी मौलिक अधिकार कितने हो गए, 7 की जगह कितना हो गया, तो 7 की जगह अभी मौलिक अधिकार 6 हैं। अभी अगर पूछा जाएगा कि वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6 है। अब ये पहला देखिए, इसमें कौन है, तो समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। अब ये समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, उतना हम नहीं जा रहे हैं। तो 14 से 18, सबको मालूम है 14 में क्या है, 15, 16, 17, 18, ठीक है, समानता का अधिकार। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि समानता स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखिएगा वो फ्रांस की क्रांति का देन है। समानता और स्वतंत्रता जो है वो फ्रांस की क्रांति का देन है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। लेकिन मौलिक अधिकार की बात करेगा तो मौलिक अधिकार, ठीक है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। उसके तहत आपसे पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता का अधिकार, ध्यान दीजिएगा। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है, हमको उम्मीद है कि आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं आ रही होगी, दिक्कत आएगा तो आप लोग कमेंट्स करेंगे। 19 से 22, अब 19 से 22 में एक याद रखिएगा कि 19 में सबको मालूम है बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। 20 में क्या है, एक अपराध के लिए एक ही सजा। 21 क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी लाइफ एंड लिबर्टी, छीना नहीं जा सकता है। 21 का ए देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, 21 का ए है शिक्षा का अधिकार, ध्यान रखिएगा। जो 2002 में, ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग शिक्षा के अधिकार की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये अधिनियम कब लाया गया, 86वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 2002 में ये शिक्षा का अधिकार लाया गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। लेकिन ये 2009 में कानून बना और ये लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 से। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आपसे यहाँ पे क्यों हम इस पे चर्चा किए, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिक्षा का अधिकार जो है वो किस अधिकार के अंतर्गत है। तो मौलिक अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार में भी क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। क्यों, क्योंकि इसको 21 के ए में रखा गया है, याद रखिएगा। यानी शिक्षा का अधिकार जो है 21 के अनुच्छेद 21, ध्यान रखिएगा, यहाँ लिख रहे हैं अनुच्छेद 21 के ए में, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 21 के ए में शिक्षा का अधिकार है। और स्वतंत्रता का अधिकार किसमें, 19 से 22। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या हो गया, ये शिक्षा का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार तो है, लेकिन ये स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कहीं दिक्कत नहीं आ रही होगी। एकदम आराम से हम लोग पढ़ेंगे, नए रूप में पढ़ रहे हैं, एकदम आराम से, टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद हम लोग तीसरा जो बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, तीसरे पे बात करेंगे वो है
शोषण के विरुद्ध अधिकार। याद रखिएगा कि आप किसी को शोषित नहीं कर सकते हैं, किसी पे दबाव डालकर काम नहीं करा सकते हैं, बेगारी से काम नहीं करा सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद, ध्यान रखिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। 23 में क्या है, किसी से बेगारी से या बलपूर्वक काम नहीं ले सकते हैं, और 24 में क्या है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से कल कारखानों या कोई ऐसा जगह जहाँ पे उनके लिए खतरा हो, तो ये उनसे हम लोग काम नहीं ले सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। उसके बाद ध्यान रखेंगे कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद कि भाई चौथा क्या है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ये हम इरेज कर दे रहे हैं, कहीं आप लोग को दिक्कत नहीं आ रही होगी। जहाँ भी दिक्कत होगा एकदम आराम से, हम बार बार बोलते हैं, आप कमेंट्स करेंगे और पूछेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। चौथा क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म का प्रचार और मानने का अधिकार है, लेकिन दबाव पूर्वक नहीं। तो इसको हम लोग बोलेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। ठीक है, उसके बाद पांचवा क्या है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। याद रखिएगा, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किसके लिए, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा का अधिकार। तो ये दिया गया किसके लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी जिनकी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, और ये है 29 और 30। देखिए, हम बार बार बोलते हैं 29 और 30। देखिए, आज भी हम लोग उस एक ऐसा वर्ग है, चाहे कोई भी समाज का हो, जो पूरी तरह से शिक्षा से वंचित है। आप कहीं भी अपने आसपास देखिए, अगर शिक्षा से वो अगर वंचित हैं, तो इसके लिए हम लोग पूरी तरह से दोषी हैं। हम केवल सरकार को और किसी एक को दोष देने से नहीं हो सकता है। अगर कहा भी जाता है कि अगर आप पूरी तरह से शिक्षित हैं, तो अपने आसपास एक ऐसा माहौल बनाइए ताकि शिक्षा का महत्व लोग समझे। और हम यहाँ से एक बार फिर बोलना चाह रहे हैं कि पिछले 11 सालों से मेरा प्रयास यही रहा है कि जो लोग मेरे सर्किल तक आते हों, मेरे दायरे तक आते हों, ठीक है, उनको हम पूरी तरह से चाहते हैं कि उनको शिक्षा मिले, जैसे भी मिले, लेकिन उनको मिले। हम बार बार बोलते हैं कि अभी उनको कुछ दिक्कत हो सकती है, ठीक है, बहुत समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन शिक्षा के माध्यम से उन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो शिक्षा समाज को बदलने का सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी हथियार है, पहला और आखिरी, कोई और इसमें दूसरा तीसरा कहीं कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ नौकरी के लिए ही पढ़िए, और आप आज अपने अगल बगल भी देखिए कि कुछ ऐसे समुदाय के लोग हैं जो पूरी तरह से शिक्षा से वंचित हैं। उनको आरक्षण देने की ज़रूरत है, उनको समाज में आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, और ये मेरा एकदम एक प्रयास है, आह्वान है। हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि आप जाइए, उनके बीच महीना में एक कॉपी एक पेंसिल जरूर वितरित कीजिए, उनको समय दीजिए। जीवन में हमेशा सुखमय जीवन व्यतीत होगा, आप हमेशा खुश रहिएगा। और आप लोग देखते भी होंगे कि आपके जो सर हैं हमेशा खुश मिजाज के रहते हैं। कारण क्या है, हम उन लोगों के बीच जाते हैं, अपने कोचिंग में भी जितना होता है, ठीक है, अब तो खासकर छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए हमारी एक अलग मुहिम चल रही है। बड़े लोग तो किसी तरह से दे सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे बहुत ऐसे तबके से आते हैं जिनके लिए एकदम मुश्किल है, तो हम उनके लिए शुरू से करते आ रहे हैं, और आगे भी जब माँ सरस्वती चाहेंगी, माँ की कृपा होगी, तो करते ही रहेंगे। तो इसीलिए बार बार बोलते हैं शिक्षा का महत्व समझिए। ठीक है, तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अल्पसंख्यक समुदाय के लिए 29 और 30। और उसके बाद छठा क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और याद रखिएगा, अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। मौलिक अधिकार का हनन किसी का नहीं कर सकते हैं। सबकी अपनी गरिमा होती है, सबके अपने महत्व होते हैं, तो सबकी गरिमा को बनाए रखना ये हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। तो ये रहा मौलिक अधिकार के बारे में। टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, जहां से एग्जाम में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। 44वां संविधान संशोधन देख लेंगे, वो काफी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे डीपीएसपी के बारे में कि डीपीएसपी से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
तो देखेंगे डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी से क्या क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सबसे पहले पूछेगा किस भाग में है, तो भाग 4 में है। और देखिए भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भाग 4 में है, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णन है। राज्य को ये अधिकार दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। वहाँ तो प्रत्येक नागरिक को दिया गया है, लेकिन यहाँ पे राज्य को अधिकार दिया गया है और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 40 जो जो इम्पोर्टेंट है हम आपसे बात कर ले रहे हैं। अनुच्छेद 40 याद रखिएगा, ये ग्राम पंचायत की संरचना पूछता है। याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत की संरचना किस अनुच्छेद में है, तो ग्राम पंचायत की जो संरचना है अनुच्छेद 40 में है और ये डीपीएसपी का भाग है। एकदम देखते जाइएगा। अनुच्छेद 41 में क्या है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 41 में काम का अधिकार है। जो काम का अधिकार, जो मनरेगा की बात करते हैं, वो अनुच्छेद 41 में है। अब अनुच्छेद 44 आज काफ़ी चर्चा का विषय बना है हाल ही में। तो ये इसमें समान नागरिक संहिता की बात की गई। ठीक है, समान नागरिक संहिता जो सबसे पहले जो पेश किया गया स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड में पेश किया गया, लेकिन पुर्तगालियों के समय सबसे पहले अगर आपसे पूछेगा तो वो गोवा है। उसके बाद आप अनुच्छेद 45 में भी आप देख लीजिए, शिक्षा का अधिकार है 0 से 6 साल तक के बच्चों के लिए 45 में। ठीक है, शिक्षा का अधिकार कहाँ कहाँ, मौलिक कर्तव्य में भी है, मौलिक अधिकार में भी है और डीपीएसपी में भी है। अनुच्छेद 47 क्या कह रहा है, मद्य निषेध। मद्य निषेध की बात किया गया है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि हम ठीक है ये जरूरी है। अब स्वाभाविक है, हमारे गांधी जी ने भी ये चीज़ कहीं ना कहीं बता रखा था कि भाई ये समाज के लिए, अगर समाज का प्रत्येक व्यक्ति चाहे तो हम लोग इस पर रोक लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 क्या है, याद रखिएगा, कृषि और पशुपालन की बात किया गया। कृषि और पशुपालन याद रखेंगे, कृषि और पशुपालन की चर्चा की गई। यहाँ तक हमको उम्मीद है कि आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं आ रही होगी, एकदम आराम से मज़े लेके एकदम आराम से पढ़ रहे होंगे। 48 के क में क्या है, पर्यावरण का संरक्षण है। याद रखिएगा, पर्यावरण का संरक्षण है 48 में, इस चीज़ को याद रखिएगा। और यहाँ देख लेंगे अनुच्छेद 49 में क्या है। अनुच्छेद 49 कहता है स्मारकों का संरक्षण। हम की सभी स्मारक जो भी भारत में हैं, ठीक है, स्मारकों का संरक्षण की भी बात की गई है। स्मारकों का संरक्षण, ये नहीं कि हम उसको नुकसान पहुंचाएंगे, याद रखिएगा, संरक्षण की बात किया गया। और अनुच्छेद 50 देख लीजिए, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। याद रखिएगा, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण यानी अलग की बात की गई। क्योंकि आपको ही मालूम है विधायिका और कार्यपालिका लगभग कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं, लेकिन न्यायपालिका को बिल्कुल अलग रखा गया है। तो अगर अच्छा लग रहा होगा इस तरह से पढ़ना तो आप लोग कमेंट्स करेंगे। हर एक टॉपिक को हम आपके सामने रखेंगे, एकदम आराम से रखेंगे। शॉर्ट्स देखना नहीं भूलिए, शॉर्ट्स आपको एकदम शॉर्टकट में आपको वहाँ तक पहुँचाएगा। जो लोग आप लोग शॉर्टकट कहते हैं, तो शॉर्ट्स देखना ना भूलिए। शॉर्ट्स के माध्यम से हम आपको हर एक टॉपिक को 60 सेकंड में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।